उदर्शित, प्रेजेंट। वंश, प्रेजेंट सर। मयूर, प्रेजेंट सर। खुशबू, प्रेजेंट सर। निराली, प्रेजेंट सर। लीजा, तनुश्री, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। लीजा, दीप, प्रेजेंट सर। लीजा इज प्रेजेंट, तन्वी, शिवानी, कैनिल, प्रेजेंट। संजो, अदिति, जील, अब्बन। प्रेजेंट सर। अब्बन बेटा क्यों नहीं आ रहे इतने दिनों से? सर मैं गांव में जा रहा था इसलिए थोड़ा ये हो गया। कहाँ है बेटा गांव तुम्हारा? केरला। केरला में चले गए थे? हाँ सर। अच्छा, तो वहाँ पे कोरोना के केसेस कैसे हैं अभी बेटा? चल रहा है, अभी चालू है कोरोना। चालू है? तो तुम गए कैसे थे? ट्रेन से गए थे क्या? नो, प्लेन से। अच्छा, प्लेन से गए थे। अच्छा। आदित्य, प्रेजेंट सर। वर्षिल, प्रेजेंट सर। खुशी पटेल, यश, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। नील पटेल, भावना शर्मा, प्रेजेंट सर। ध्रुव, प्रेजेंट सर। व्रज, प्रेजेंट सर। चंदन, प्रेजेंट सर। वृत, प्रेजेंट सर। अभिषेक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। कुश पटेल, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, प्रेजेंट सर। धार्मिक, प्रेजेंट सर। लक्ष्य, प्रेजेंट सर। हर्ष, नंदिनी, प्रेजेंट सर। मनीषा, प्रेजेंट सर। संजना, जयवीर, पल्लव, प्रेजेंट सर। देवराज, हर्षिल, ललित। चलो, एसपीवी में कौन रह गया बेटा? जल्दी से बताओ, बी फास्ट। पीपी सवानी में भूमिका, भूमिका एंड लीजा। इसके अलावा कोई रह गया बेटा? लीजा इज प्रेजेंट एंड भूमिका इज ऑल्सो प्रेजेंट।
ठीक है बेटा. एनीबडी एल्स? दर्शनिका एंड ध्रुव चौधरी. हाँ, दर्शनिका का अटेंडेंस मेरे ख्याल से हो गया था, नहीं हुआ था? दर्शनिका एंड ध्रुव चौधरी. ओके, डन. हर्ष इज ऑल्सो प्रेजेंट. हर्ष बेटा, इतने टाइम बाद आप आए हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? ऑप्शन होगा ऑप्शन. अब से नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? चलो, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ. बेटा, आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है अगर आप क्लास अटेंड करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? देखो, सबको वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? See, whiteboard is visible to you? चलो, तो कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड बेटा सारी बातें कर ली थी, और हमने उनका नेचर भी देख लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या नेचर होता है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करे थे कि वो ट्रांसवर्स वेव होती है ना? उसकी इक्वेशन किस तरह से होती है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. दोनों फील्ड की जो वेव्स होती हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये जो ऑसिलेटिंग वेव होती है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं. ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक है, फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा, है ना, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, इट इज द रेशियो ऑफ ई नॉट अपॉन बी नॉट. यहाँ से हमने एक रिलेशन और देखा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट इज द रेशियो ऑफ द पीक वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. जब हम इन दोनों रेशियोज को डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट द स्पीड ऑफ लाइट. ये क्यों हैंग हो गया फिर से, है ना? तो इन रेशियो को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू क्या होती थी बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जैसा कि हम सबको पता है, विच इज़ ई नॉट अपॉन बी नॉट. ठीक है, ई नॉट अपॉन बी नॉट, दोनों की पीक वैल्यूज़ के रेशियो को ही हम बोलते थे स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, ठीक है. और इस स्पीड ऑफ लाइट को एक दूसरा रिलेशन भी आपको मैंने बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ 1/√μ0 × ε0. Speed of light is also defined like this, 1/√μ0 × ε0. ठीक है, अब इस पे एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हो. उसमें एग्जांपल नंबर 2 देखो, आप सबके पास एनसीईआरटी मेरे ख्याल से होगी. यस, ये पेन क्यों अटक रहा है? μ0 × ε0. कई बार ऐसा हो जाता है. μ0 × ε0. ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है. सिंपल सा क्वेश्चन है. अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज. आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बड़े ध्यान से देखो. एग्जाम्पल नंबर 8.2.
एग्जाम्पल नंबर 8.2 NCERT, है ना. A plain electromagnetic wave of frequency 25 megahertz, frequency is given to you 25 megahertz, ठीक है, which travels in a space along the x direction. मतलब वेव हमारी जो चल रही है x डायरेक्शन में चल रही है ना. वेव हमारी x डायरेक्शन में प्रोपागेट होती है, हम सबको पता है. हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो y एक्सिस में प्रोपागेट डायरेक्शन उसकी चेंज होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो z डायरेक्शन में इस तरह से प्रोपागेट होती है. और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं. ठीक है, ये आपकी z एक्सिस हो गई ना. ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई. देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन हो रहा है वो z एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है. ये वाली जो एक्सिस है आपकी z एक्सिस, ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन हो रहा है एम्पलीट्यूड का वो y डायरेक्शन के अलॉन्ग हो रहा है. और ये दोनों का जो एनवेलप है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन कहाँ ट्रैवल कर रहा है, x डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो x डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है. तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस एंड अ टाइम, है ना. तो अब हमको क्या पूछा जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना. क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो स्पेस का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज़ों का फंक्शन है, एक चीज़ का फंक्शन नहीं है. आपने अगर इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखा हो तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी. अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं आपके, देयर इज नॉट अ सिंगल वेरिएबल, है ना. मतलब x का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन है. इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है. यहाँ अभी तक हम जो क्वेश्चंस डील करते थे वहाँ पे सिंगल वेरिएबल होता. अब ये जो वेव है आपकी, यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स हैं. आपका टाइम का भी फंक्शन है और स्पेस का भी फंक्शन है. x पे भी डिपेंड कर रहा है और t पे भी डिपेंड कर रहा है. सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी तरह का फंक्शन है. स्पेस का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है ना, दोनों का फंक्शन है. तो इसलिए देखो क्वेश्चन में उन्होंने कितना स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब योर एक्स इज फिक्स्ड. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दिस एक्सिस देन एक्स वैल्यू इज फिक्स्ड. एक्स को हमने फिक्स कर दिया. एट अ पर्टिकुलर टाइम का मतलब हमने टी को भी फिक्स कर दिया, है ना. एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, है ना. हमने x को भी फिक्स कर दिया, हमने t को भी फिक्स कर दिया. तो जब हम दोनों वेरिएबल्स को फिक्स कर देंगे तो हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, और उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, आपकी जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, उस वैल्यू का हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है ना. उस पर्टिकुलर वैल्यू का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है विच इज 6.3 जे कैप. आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, 6.3 जे कैप, यूनिट इज वोल्ट पर मीटर. ठीक है, 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर. देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, है ना. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी. तो देखो E हमारा कांस्टेंट हो गया. अगर मैं पोजीशन को भी फिक्स कर दूं, टाइम को भी फिक्स कर दूं, तो मेरा E क्या हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट हो जाएगा. सिमिलरली पोजीशन और टाइम फिक्स हो जाएगा तो मेरा B भी कांस्टेंट हो जाएगा उस पोजीशन के लिए और उस टाइम के लिए. और मैंने अभी देखा है कि इस E बाई बी के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर स्पीड ऑफ लाइट, है ना. E बाई बी के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर स्पीड ऑफ लाइट. तो यहाँ पे हमें B का वैल्यू निकालना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यू हैव टू कैलकुलेट. तो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू E अपॉन C. तो बस आप इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चल रहा है. ठीक है, यस. यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड पता चलेगा बेटा, डायरेक्शन पता नहीं चलेगा, है ना. एक चीज़ और आपको बताऊँ, यहाँ से आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, है ना. डायरेक्शन हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डायग्राम से. मतलब अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो जे कैप में जा रहा है,
ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें पता है कि, और वेव जो है आपकी एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और वेव जो है वो पूरी की पूरी वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो इसका मतलब ऑब्वियस है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड डायरेक्शन में इस तरह से ट्रैवल कर रहा होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता किया गया था साइंटिस्ट ने कि दोनों के जो एनवेलप्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रैवल कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ट्रैवल करेगी, दोनों के एनवेलप्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, और जिस डायरेक्शन में पूरी की पूरी वेव ट्रैवल करेगी उसकी भी एक्सिस इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप इस डायग्राम का यूज़ करोगे, और हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि तीनों चीज़ें एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तीनों चीज़ें एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर वेव आपकी एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वाई डायरेक्शन में, देखो जे कैप से आपको हिंट मिल गया है कि वो वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो इसका मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ट्रैवल करनी चाहिए, जेड डायरेक्शन में। तो इस मैग्नीट्यूड को जब आप डायरेक्शन दे दोगे तो वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन योर के कैप। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आ जाओ, देखो एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, उसी के नीचे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। यस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8.3, एग्जाम्पल नंबर 8.3 एनसीईआरटी। और इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी बेटा मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको डीप में इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेंस के भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से ही उन्होंने उठा के पूछे हुए हैं। ठीक है, इस चैप्टर के लिए मैं दूसरी कोई बुक आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसका वेटेज वैसे भी 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है, बोर्ड में भी इसका 4 मार्क्स का वेटेज है, और एंट्रेंस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो वही 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम चांसेस है इस चैप्टर में से। तो आप बोर्ड के तरीके से अगर आप इसको पढ़ोगे तो बोर्ड में आपका फिक्स है कि 4 नंबर का सवाल इसमें से आना ही आना है ना। 4 मार्क्स इसमें बोर्ड के पक्के हो जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है और 2-3 एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी के प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे कि आपके 4 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ये बात सबको समझ आ गई है। तो इस चैप्टर के लिए आप ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ एनसीईआरटी का जो मैंने आपको पढ़ाया है उतना मोर देन इनफ है। 4 मार्क्स के लिए इतना मोर देन इनफ है बेटा। ठीक है, बात समझ आ गई सबको। हमें हमेशा वेटेज के हिसाब से चैप्टर को स्टडी करना है ना। जिसका कम वेटेज है उसको उतना ही पढ़ना है, जिसका ज़्यादा वेटेज है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कई बच्चे ऐसा करते हैं, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा रहा हूँ तो इसको भी बहुत डीपली पढ़ने लग जाएंगे। नहीं बेटा, इसको सिर्फ एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा हुआ, चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ओनली एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को प्रॉपरली अच्छे से करना है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। मैग्नेटिक फील्ड का देखो इक्वेशन आपको दे रखा है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 2 × 10⁻⁻7 साइन ऑफ 0.5 × 10⁻³ x plus 1.5 × 10⁻11 t Tesla. ठीक है, this is the magnetic field given in Tesla. Then what is the wavelength and frequency of the wave? Now we have to find the wavelength and frequency, है ना। What is the wavelength and frequency of the wave? ठीक है, तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे आप? यस, अगर हमने थोड़ा सा भी एसएचएम का ज्ञान है, मतलब अगर हम 11th क्लास में हमने थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करके एसएचएम पढ़ा है, तो आप एसएचएम में बिल्कुल इसी तरह का इक्वेशन पढ़ते थे। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो, थोड़ा सा भी नॉलेज हो, तो आपने एसएचएम में बिल्कुल इस तरह का इक्वेशन पढ़ा होगा। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी इस तरह की इक्वेशन होती है ना, 2πx/λ
प्लस टी बाई टी, है ना। अब इस इक्वेशन को चाहो तो मैं आपको खोल के प्रूफ भी करवा सकता हूँ कि जब इसको मैं ओपन करूँगा तो आपको एग्जैक्ट यही इक्वेशन मिलेगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, अगर आपको ये नया नया लग रहा है, तो मैं आपको इसको प्रूफ करके बता देता हूँ कि इस इक्वेशन को जब हम ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल इसी की तरह से दिखाई देगी। आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको इसको ओपन करके बता देता हूँ। बड़े ध्यान से देखोगे इधर, देखो ये जो 2 पाई बाई लैम्बडा होता है बेटा, 2 पाई बाई लैम्बडा को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। 2 पाई बाई लैम्बडा को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी SHM पढ़ रखा है तो वहाँ से हम इस कंसेप्ट को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो 2 पाई जब आप इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई बाई टी आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, है ना। 2 पाई बाई टी आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अभी हमें जो इक्वेशन है इस फॉर्म में दे रखी है ना। तो इस फॉर्म में आप इसको कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको देखो k का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.5 इंटू 10 की पावर 3, तो दिस विल बी योर kx प्लस ओमेगा टी, है ना। ओमेगा का वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हो, है ना, kx प्लस ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ से हमें वेवलेंथ का वैल्यू पता चल जाएगा, k का वैल्यू हमें पता है, और तो लैम्बडा का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ से। अच्छा, k को हम वेव नंबर भी बोलते हैं। अगर हमने थोड़ा सा SHM पढ़ रखा है तो इस k को बोला जाता है वेव नंबर, ठीक है। 2 पाई बाई लैम्बडा, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। कोई भी वेव जब आपकी ट्रैवल करती है तो उसका जो कांस्टेंट होता है k, इसको बोला जाता है वेव नंबर, और ये जो लैम्बडा होता है उस वेव की वेवलेंथ होती है, ठीक है। लैम्बडा जो होता है उस वेव की वेवलेंथ होती है। तो हमें सबसे पहले वेवलेंथ निकालनी है, तो यहाँ से आप वेवलेंथ इजीली निकाल सकते हो, विच इज़ 2 पाई बाई के। कांस्टेंट का वैल्यू आप इक्वेशन से देख के लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। अगर इसमें से कोई न्यूमेरिकल आएगा तो बिल्कुल इस सेम टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। और टाइम का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है ना। तो फ्रीक्वेंसी हम सबको पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, क्योंकि हमें ओमेगा का वैल्यू ऑलरेडी पता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू उसको 2 पाई से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद आपको पूछा गया राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। देखो अब यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ट्रैवल कर रही है, वाई डायरेक्शन में। और जनरली हमारी जो वेव होती है वो कहाँ पे ट्रैवल करती है, एक्स डायरेक्शन में, है ना। हमारी जो वेव ट्रैवल करती है वो एक्स डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ट्रैवल कौन सी डायरेक्शन में करेगी, इट विल ट्रैवल इन योर जेड डायरेक्शन, क्योंकि इनका जो एनवेलप होता है वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट क्लिक होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ट्रैवल करेगी, जेड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अब इसका जो इक्वेशन होगा वो बिल्कुल इसी की तरह क्या होगा, क्योंकि दोनों का नेचर तो सेम ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। जैसा आपको मैग्नेटिक फील्ड का नेचर दे रखा है वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर भी हम ले लेंगे। अब ओमेगा का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, के का वैल्यू भी हमें पता है। अब हमें निकालना क्या है, ई नॉट का वैल्यू। और ई नॉट का वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको एक रिलेशन ऑलरेडी बता रखा है कि ई नॉट का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और बी नॉट का वैल्यू जो है आपको इक्वेशन में ऑलरेडी दे रखा है, सो आप वहाँ से इस वैल्यू का यूज़ करोगे। बी नॉट का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर बी नॉट, ठीक है। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर बी नॉट। तो जैसे ही हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है बेटा, यहाँ से हमें वो पता चल जाएगा, विच इज़ इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 इंटू और 6 इंटू 10 की पावर 1, है ना,
6 इंटू 10⁻⁻1 और यू कैन से 60 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो बस जैसे ही हमें ई नॉट का वैल्यू पता चल गया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिल गया इन दिस टर्म। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? किस तरह के क्वेश्चंस इन इक्वेशंस पे फ्रेम हो रहे हैं, आपको आइडिया लग रहा है? यस, एवरीवन इज गेटिंग दिस बेटा? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाओ। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व करने हैं आपको, है ना? इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको इस चैप्टर के लिए, सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है उतना ही करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर में। चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8.4 पे आ जाओ, जल्दी से रीड करो एग्जाम्पल नंबर 8.4। Light with an energy flux of 18 watt per meter cube per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of 20 centimeter square, then find the average force exerted on the surface during a 30-minute time span. ठीक है, तो एनर्जी का फ्लक्स हमें दिया हुआ है। एनर्जी फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया इट इज गिवन टू यू 18 watt per centimeter square, which is your energy flux. It is falling on a non-reflecting surface at normal incidence. मतलब इस तरह का कोई मान लो सरफेस है जो नॉन रिफ्लेक्टिंग है और वो नॉर्मली इस पे फॉल कर रहा है ना? ये जो एनर्जी का जो फ्लक्स है वो इस पे नॉर्मली फॉल कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सपोज करो आपकी कोई सरफेस है और इस पे नॉर्मली इस तरह से इंसिडेंट है। ठीक है, एनर्जी का फ्लक्स। इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इस सरफेस का जो एरिया हमें दे रखा है, एरिया कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया इसका गिवन है। देन फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग अ 30-minute टाइम स्पैन। तो 30 मिनट्स पे इस पे एवरेज फोर्स कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एनर्जी का जो फ्लक्स है इसे एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी कि कितनी एनर्जी टोटल हमारे पास इतनी एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? 18 इंटू 20। ठीक है, 18 इंटू 20 हमें क्या मिल गई? हमारी टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गई है? इसको कन्वर्ट कर लोगे आप 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 30 मिनट ऑफ टाइम स्पैन, है ना? तो टाइम से भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। एक्चुअली वॉट क्या होता है? जूल्स पर सेकेंड। यू कैन राइट हियर 18 जूल पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू एरिया इज योर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टाइम स्पैन इज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मीन्स 30 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं यूनिट को लेके, और कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सो यू विल गेट द एनर्जी इन जूल्स। ठीक है, जूल्स में आपको एनर्जी पता चल जाएगी विच इज 6.48 इंटू 10⁵ जूल्स। क्या बात समझ पा रहे हो आप? यस, एक बार हमें एनर्जी पता चल गई तो जो एनर्जी है बेटा वो एनर्जी किस स्पीड से ट्रैवल करती है? एनर्जी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है ना? क्योंकि लाइट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? लाइट कैसी वेव है आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है बेटा, ये एनर्जी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी। इस एनर्जी की स्पीड कितनी होगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारी लाइट वेव भी कैसी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और उसका नेचर भी कैसा होता है? ट्रांसवर्स वेव की तरह। ठीक है, तो ये जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है इसकी एनर्जी भी हमें पता है और इसकी स्पीड भी हमें पता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इसका मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम कितना डिलीवर हुआ, है ना? टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? इस एनर्जी को जूल्स में जो आपका वर्क डन है इसको डिवाइड कर दोगे वेलोसिटी से। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम यही तो होता है। गेटिंग इट और नॉट? यस, इस एनर्जी को जब आप स्पीड से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द मोमेंटम।
3 इंटू 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें मोमेंटम का वैल्यू पता चल जाएगा, विच इज़ 2.16 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर मोमेंटम। अब हमें न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज योर फोर्स। तो एवरेज फोर्स आपका कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एवरेज मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको जब आप टाइम से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स, ठीक है, मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज विल बी। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे, चलो जल्दी से आओ। एग्जाम्पल नंबर 5 पे देखो, एग्जाम्पल नंबर 8.5। बस ये 5 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी के इस चैप्टर के, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे फटाफट, क्विकली, जल्दी से इसको रीड करो पहले। एग्जाम्पल नंबर 8.5 एनसीईआरटी, एग्जाम्पल 8.5 एनसीईआरटी, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 वॉट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है जो कि 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है, 100 वॉट का एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और इस बल्ब से कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, हम सबको पता है, हीट के फॉर्म में कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकल रहे हो, ठीक है। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम अ 100 वॉट बल्ब। तो बल्ब का हमें पावर दिया हुआ है 100 वॉट, ठीक है, 100 वॉट का एक बल्ब हमें दे रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, मतलब इस बल्ब से 3 मीटर की दूरी पे हमें फाइंड करना है। अज्यूम दैट द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5% एंड इट इज़ अ पॉइंट सोर्स, मतलब यू हैव टू ट्रीट द बल्ब लाइक अ पॉइंट सोर्स। अब बल्ब को आप एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो दिस विल बी योर बल्ब, और यू कैन से दिस विल बी योर सोर्स, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर अपॉन एरिया, ठीक है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर अपॉन एरिया। अब उसने हमें बोल दिया है कि हम इस बल्ब को पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो बल्ब के जो रेडिएशंस होते हैं बेटा, बल्ब्स के रेडिएशंस जो होते हैं वो पूरे स्पेस में फैल रहे हैं इस तरह से, है ना। बल्ब के जो रेडिएशंस होते हैं वो पूरे स्पेस में फैलते हैं, जहाँ जहाँ आपको जगह मिल रही है वहाँ वहाँ वो सारे रेडिएशंस इस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं। तो कभी भी कोई भी पॉइंट सोर्स होता है तो पॉइंट सोर्स का जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा एक स्फीयर फॉर्म करता है। अगर 3D में आप इसको देखो तो बल्ब के जो रेडिएशंस है 3D में सब जगह फैल रहे हैं, है ना। तो पॉइंट सोर्स का जो सरफेस एरिया होगा इट विल ऑलवेज बी अ स्फीयर, ठीक है। सो दिस सरफेस एरिया विल ऑलवेज बी अ एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², एंड पावर इज गिवन टू यू। 100 वॉट का हमारा बल्ब है और उसकी एफिशिएंसी भी दे रखी है कि वो खाली 2.5% एफिशिएंट है, मतलब एफिशिएंसी कितनी दी है, 2.5%। तो इंटेंसिटी हमारी नेट कितनी हो जाएगी, विच इज पावर अपॉन एरिया। डिस्टेंस हमें दे रखा है 3 मीटर का, तो हमें ये छोटा सा एनवेलप नहीं कंसिडर करना, हमें ये पूरा एनवेलप कंसिडर करना। 3 मीटर का डिस्टेंस है तो हम ये वाला पूरा एनवेलप कंसिडर करेंगे, स्फेरिकल एनवेलप। बात समझ आ रही है आपको? हम इस पूरे रीजन की बात करेंगे क्योंकि हमें 3 मीटर के डिस्टेंस पे पूछा गया। अगर हमें 1 मीटर के डिस्टेंस पे पूछा होता तो हम ये वाला एनवेलप कंसिडर करते, ये वाला स्फीयर कंसिडर करते। हमें 2 मीटर पे पूछा गया होता तो हम ये वाला एनवेलप कंसिडर करते, ठीक है। लेकिन हमें 3 मीटर पे पूछा गया है तो 3 मीटर पे हमें ये पूरा का पूरा स्फेरिकल रीजन जो है, ये पूरा का पूरा स्फेरिकल रीजन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब ये पूरे एरिया में आपकी जो है रेडिएशंस फैल रही हैं, ये रेडिएशंस जो हैं आपके पूरे एरिया में इस तरह से स्प्रेड हो रही। क्या बात समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ से हम इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इंटेंसिटी कितना होगा, देखो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज योर पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है।
इंटेंसिटी डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया, और पावर हमें दिया हुआ है, पावर का एफिशिएंसी भी दिया हुआ है 2.5%, ठीक है। और एरिया आप क्या लोगे 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर, रेडियस आपका 3 मीटर का होगा। तो इतनी इंटेंसिटी हमें मिलेगी उस पॉइंट पे 3 मीटर की दूरी पे, ठीक है। अब इसमें से हमें पता है कि ये जो इंटेंसिटी होगी लाइट की, तो लाइट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। कोई भी लाइट जो आपकी ट्रैवल करती है उसकी इंटेंसिटी में दो चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि हमें पता है ना, जो हमारी लाइट होती है वो दोनों वेव्स से मिलके बनी होती है ना। जो हमारी लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सबसे पहले तो ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी जो होगी वो दो कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम अभी काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी देख चुके है ना। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलके बनी होती है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी होती है ना। तो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है किसी भी लाइट की इंटेंसिटी में। दोनों फील्ड्स का, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों की दोनों फील्ड्स का 50-50% कंट्रीब्यूशन रहता है। 50% इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन रहेगा और 50% आपका मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन रहेगा। दोनों फील्ड्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 50%, ठीक है। 50% इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन एंड 50% मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इंटेंसिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ I/2 कंट्रीब्यूशन आपका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा, और I/2 जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा। I/2 कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा और I/2 कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा, ठीक है। यहाँ तक इस बात को समझ गया? यस। क्लियर है? तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। एक बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना काफ़ी आसान हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो हाफ ऑफ इंटेंसिटी, है ना। हाफ ऑफ इंटेंसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर इंटू C, ठीक है। हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर इंटू C। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? यस। इंटेंसिटी क्या होती है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी इंटेंसिटी की इक्वेशन मैंने स्टम में लिखी है, एप्सिलॉन नॉट और ERMS के फॉर्म में, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमें ERMS का वैल्यू पता चल जाएगा, और जैसे ही हमें ERMS का वैल्यू पता चलेगा तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे हमें ERMS का वैल्यू सपोज को पता चल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो पीक वैल्यू आपकी हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ ERMS, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमें पीक वैल्यू मिल जाएगी E0 के बराबर, और जैसे ही हमें E0 मिल जाएगा तो फिर हम B0 का वैल्यू निकाल लेंगे। वी नो दैट E0 इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ B0, ठीक है। E0 इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ B0। तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड का भी पीक वैल्यू पता चल जाएगा। क्लियर है? तो देखो किस तरह से हमने लाइट की इंटेंसिटी से उसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और फिर दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो कहीं भी आपको लाइट के क्वेश्चन आएंगे, जैसे बल्ब हो गया, आपका हीटर हो गया, है ना, जहाँ से लाइट एमिट हो रही है ना, रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, तो उस रेडिएशंस में, उस लाइट में हमेशा दो कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और दोनों का कंट्रीब्यूशन हमेशा 50-50% रहे,
इलेक्ट्रिक फील्ड का भी 50% कंट्रीब्यूशन रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, 50% कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया बेटा? यस, वेरी गुड। चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट पॉइंट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या? थैंक यू बेटा। क्या बोल रहे बेटा? कुश पटेल। यस कुश बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें बेटा आपको रेज दी होंगी, ये सारी रेज आपको एक्चुअली लर्न करनी है। इसमें आपको एज इट इज़ ये चार्ट पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, इसमें आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके बारे में सब पढ़ लेना है। इसमें मैं आपको हेल्प इतनी कर सकता हूँ कि आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। पहली चीज़ तो आपको टेबल नंबर 8.1 पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अब ये देखो लर्न करने वाली चीज़ है, तो इसमें समझने जैसा नहीं है, आपको एज इट इज़ सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। टेबल नंबर 8.1 और पेज नंबर यू कैन से 283। ठीक है, पेज नंबर 283 पे टेबल नंबर 8.1, इसमें हर टाइप की वेव दे रखी हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। उनकी टाइप्स, वेव्स के टाइप्स दे रखे हैं, उनकी वेव्स की रेंज दे रखी है आपको, उसके बाद उनका प्रोडक्शन कैसे होता है वो भी दे रखा है, और उनका डिटेक्शन कैसे होता है वो भी दे रखा है। तो इफ़ यू रिमेंबर दिस होल चार्ट देन नो नीड टू लर्न ऑल दिस थिंग। ये चार्ट में मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कवर हो गई। आपको सिर्फ ये टेबल को रेफ़र करना है और इस टेबल को आप अपने रूम पे इसको अच्छे से लगा सकते हो ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, है ना। इसमें जो वेवलेंथ की रेंज दे रखी है, सबसे बड़ी वेव्स कौन सी होती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे बड़ी वेव जो आपकी होती है रेडियो वेव होती है ना। रेडियो वेव्स जो हमारे टेलीविजन्स में जो ट्रांसमिट होती है वो सारी रेडियो वेव्स होती है। सबसे छोटी वेव्स कौन सी होती है, तो सबसे छोटी वेव्स आपकी होती है गामा रेज। ठीक है, सब लोग एनसीईआरटी का टेबल फॉलो कर रहे हो? यस बेटा, एनसीईआरटी का टेबल फॉलो कर रहे हो, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये टेबल हमें पूरा का पूरा याद होना चाहिए। इस टेबल पे से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो जाते हैं, है ना। जैसे कि कई बार आपको पूछ लेंगे कि 0.1 मीटर से लेके 1 mm तक की रेंज में कौन सी वेव्स आती हैं, तो आपको टेबल पता होगा तो यू कैन डायरेक्टली से माइक्रोवेव। ठीक है, ठीक है। कई बार आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया होगा, वेव इज ट्रैवलिंग विद अ वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर, तो विल इट बी विजिबल टू यू और नॉट? What can you say? A wave is traveling, a light wave is traveling with 700 nanometer of wavelength. Will this wave is visible to you or not? Yes, it is visible. No नहीं आएगा आंसर, विजिबल होगा। देखो अब आपका विजिबल रीजन कौन सी रेंज में आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 700 नैनोमीटर से लेके, देखो बेटा 700 नैनोमीटर से लेके आपका 400 नैनोमीटर तक, अगर यहाँ तक आपकी वेवलेंथ वेरी कर रही है तो ये जो पार्ट है आपका ये विजिबल रीजन के अंडर आएगा। 700 नैनोमीटर से लेके 400, मतलब 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक अगर आपको कोई भी वेवलेंथ दी होगी तो वो आपको दिखाई देगी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दो पार्ट होते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार जनरलाइज्ड कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। टेबल तो आप लर्न कर लोगे, लेकिन इसको किस तरीके से लर्न करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं बेटा, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो वो जो हमें विजिबल होता है, ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विजिबल होंगी, नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विजिबल रीजन होता है और एक नॉन विजिबल रीजन होता है। ठीक है, विजिबल रीजन खाली आपका लाई करता है 400 नैनोमीटर से लेके
700 नैनोमीटर के बीच में, ये आपका विजिबल रीजन है। इसके अलावा आपका जो भी वेव्स हैं ऊपर की देखो, क्या आपने कभी रेडियो वेव को देखा है जो टेलीविजन में ट्रांसमिट होती है? नहीं देखा है ना। क्या आपने कभी माइक्रोवेव को देखा है? नहीं देख रहा, क्योंकि वो विजिबल ही नहीं है। क्या आपने कभी इंफ्रारेड वेव को देखा है? नहीं देखा है हमने, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 700 नैनोमीटर से ऊपर की रेंज में जितनी भी वेव होंगी वो हमें विजिबल नहीं होंगी, और 400 नैनोमीटर से नीचे की रेंज में जितनी भी वेव्स होंगी वो भी हमें विजिबल नहीं होंगी। क्या आपने अल्ट्रा वायलेट रेस को देखा है? नहीं देखा भाई। क्या हमने एक्स रेस को देखा है? नहीं देखा है। हम एक्सरे जरूर कराने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना बोन्स का एक्सरे करवाते हैं, लेकिन एक्सरे हमें विजिबल नहीं होती है। वो तो खाली उस मशीन में आपको एक लाइट जैसी कुछ जलती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो असल में एक्सरे नहीं होती है। एक्सरे तो आपकी पूरी बोन्स के अंदर तक घुस के ट्रैवल होके उसकी इमेज को छाप के दिखाती है। एक्सरे को आप देख नहीं सकते हो। वो जो मशीन होती है जिसमें आप अपना, कभी किसी का बोन फ्रैक्चर होता है तो वो एक्सरे जो करवाने जाते हो तो वो मशीन की लाइट होती है, वो एक्सरे नहीं होती है। बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है कि वो लाइट तो हमें दिखाई देती है, मतलब हमें एक्सरे दिखाई देती है। नहीं, एक्सरे नहीं दिखाई देती। बात समझ आ रही है? तो विजिबल रीजन खाली आपका 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, और इस रीजन के अंदर आपके सारे कलर्स आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में आपके सारे कलर्स आ जाते हैं, और इन्हीं कलर्स को हम क्या बोलते हैं? इसी रेंज में आपके सारे कलर्स लाई करते हैं, VIBGYOR। बड़े ध्यान से देखो, 400 से लेके 700 के बीच में, इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है। अब सबसे छोटी जो वेवलेंथ होती है बेटा, है ना, सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की होती है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, सबसे कम वेवलेंथ कौन से कलर की होती है? तो विजिबल रेंज में सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो वायलेट कलर की होती है, और वो 400 नैनोमीटर के बराबर होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होती है? तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होती है, रेड कलर की होती है। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स है, ट्रैफिक लाइट्स में या फिर अंधेरे में जब आपका कोई बड़े बड़े व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे रेड कलर की लाइट लगाई जाती है ना, रेड कलर का कुछ सिंबल लगाया जाता है। आपने ट्रेन्स के पीछे भी देखा होगा, कोई ट्रेन जो ट्रैवल कर रही होती है तो ट्रेन के पीछे का जो लास्ट डब्बा होता है उसके पीछे रेड कलर की लाइट लगी होती है, या रेड कलर का ऐसे क्रॉस लगा होता है, क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा है, वो दूर से भी विजिबल हो जाता है। रेड कलर की लाइट आपको दूर से भी विजिबल होती है। अच्छा, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी। जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अब वायलेट की देखो, वेवलेंथ सबसे छोटी है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अब मैं आपको इनकी रेंज भी बता सकता हूँ। जैसे वायलेट से इंडिगो के बीच में आपका जो रेंज होगा वो 400 से 450 के बीच में वेरी करेगा, मतलब 50-50 नैनोमीटर का डिफरेंस आता है। वायलेट से इंडिगो 50 नैनोमीटर, इंडिगो से ब्लू फिर 50 नैनोमीटर, ब्लू से ग्रीन फिर 50 नैनोमीटर, ग्रीन से येलो फिर 50 नैनोमीटर, येलो से ऑरेंज फिर से 50 नैनोमीटर, और ऑरेंज से रेड फिर से 50 नैनोमीटर। कहने का मतलब ये है कि हर कलर के बीच का जो डिफरेंस है वेवलेंथ का वो कितना है? 50 नैनोमीटर्स। आप सबको ऐड करके देख लो, आप 700 नैनोमीटर तक पहुंच जाओगे, है ना। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ्स ऑफ टू सक्सेसिव कलर्स। तो दो सक्सेसिव कलर्स के बीच में जो वेवलेंथ का डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 50 नैनोमीटर, एग्जैक्ट 50 नैनोमीटर होता है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? यस, ऑल ऑफ यू क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये टेबल मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस टेबल को आप बहुत अच्छे से लर्न करके जाएं। एग्ज़ाम में इस टेबल को, टेबल नंबर 8.1 आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। क्लियर हो गया सबको? तो
नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, आपका फिजिक्स का न्यू पार्ट वी विल स्टार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 2. And bye bye to all of you. We'll meet in the next class.